সংগঠন এবং আমাদের যত আমাদের যেমন ডিপার্টমেন্ট আছে তাদের রাজ্যভিত্তিক সম্মেলন সারা ত্রিপুরার আমাদের যে জেলাগুলো আছে সেখানে হচ্ছে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামীকাল আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের ওবিসি ডিপার্টমেন্টের সম্মেলন হতে যাচ্ছে নর্থ ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরে। এই সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য, আমাদের মধ্যে আজকে ওই সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য এসছেন আমাদের সর্বভারতীয় ওবিসি ডিপার্টমেন্টের মাননীয় চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন অজয় সিং যাদব। উনি আপনাদের সামনে উপস্থিত আছেন। তো এছাড়া আছেন আমাদের বিভিন্ন যে এসটি এসসি মাইনরিটি আমাদের যে বিভিন্ন সংগঠন, এই সংগঠনের চেয়ারম্যান যথাক্রমে আমাদের শব্দদা থেকে শুরু করে আমাদের এছাড়া আমাদের ওবিসি ডিপার্টমেন্টেরও আমাদের নেতৃবর্গ এই মঞ্চে আছেন। তো কালকে আমাদের সম্মেলনের উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি সম্পর্কে এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব রাহুলজি যেভাবে আমাদের এসটি এসসি ওবিসি সমাজের জন্য যেভাবে লড়াই করে যাচ্ছেন, কাস্ট সেন্সাস থেকে শুরু করে আমাদের জাতভিত্তিক জনগণনা থেকে শুরু করে রিজার্ভেশন সিস্টেম, এই নিয়ে আজকের এই আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরার মানুষের কাছে আমরা আমাদের সংগঠনের বক্তব্য এখন আপনাদের সামনে বলবেন, উপস্থাপন করবেন আমাদের সর্বভারতীয় মাননীয় চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন অজয় সিং যাদব মহাশয়। ওনাকে ওনার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি। স্যার প্লিজ। आशीष जी का नाम लिखा नहीं आपने? वो तो ये में नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग नहीं लिया। अच्छा, ये में नहीं है। अच्छा नहीं है, ओके। यहाँ पर उपस्थित मनोरंजन देवनाथ जी, चेयरमैन त्रिपुरा ओबीसी डिपार्टमेंट, पार्था जी, बिमल जी, बिस्वा जी, देवनाथ जी, सदा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जो प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो हमारे पत्रकार भाई हैं। आज जो है आप जानते हैं कि 26 नवंबर 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत की थी और ये 75वीं वर्षगांठ है, 75th वर्षगांठ है संविधान की, क्योंकि 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था और उसके बाद जो है 26 जनवरी 2024 को तक ये अभियान चला। अभी भी जो है ये पूरे देश भर में मैं भ्रमण कर रहा हूं और नारा है जय भीम, जय बापू, जय संविधान, ये हमारा नारा है। और मैं समझता हूं कि जो हमारा संविधान है उसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म बनता है, परम धर्म बनता है हमारा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जी जो आरएसएस है, जिसने कभी भी
हमारे संविधान को कभी भी मान्यता नहीं दी और मनुस्मृति को ज्यादा प्रेफरेंस दिया उन्होंने। तो उसको देखते हुए ये जो मनुस्मृति है उसको मानते हैं। उन्होंने 65 साल तक नागपुर में जो उनका हेडक्वार्टर है आरएसएस का, वहां कभी भी राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया। और बड़े शर्म की बात है कि मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन देश आजाद हुआ। इसका मतलब जो हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं, कि सुभाष चंद्र बोस हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं, सरदार पटेल है, चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जान दी। राम को सब मानते हैं और राम मंदिर जो है वो कोर्ट के ऑर्डर से बना है। लेकिन ये कहना कि हमें आजादी जो है, जिस दिन राम मंदिर बना उस दिन हमें आजादी मिली है, इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं। और मैं समझता हूं कि चाहे मानव अधिकार आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, इन सब के ऊपर अपना एक अधिकार जमाने की कोशिश करी है। आपको मालूम होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके संशोधन करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सिलेक्शन है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया बाहर। राहुल गांधी जी ने अभी जब हमारा पार्लियामेंट चल रहा था लोकसभा में, उस टाइम कहा भी था कि मैं विपक्ष का नेता हूं। एक मेंबर तो विपक्ष का नेता है, एक प्रधानमंत्री है और एक केंद्र में कोई मंत्री है, तो वो 2 हो जाएंगे और एक राहुल जी रह जाएंगे, तो मनमर्जी करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको हटाया क्यों गया? इसलिए हटाया गया ताकि इलेक्शन कमीशन जो है इनकी मर्जी के मुताबिक बने। तो ये संविधान की भी अपमान है और जो हमारी जुडिशरी है ये उसका भी अपमान है, जुडिशरी का भी अपमान है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके सिलेक्शन में भी वही हालत है। उसमें प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और एक मंत्री होगा। तो निष्पक्ष कैसे हो सकती है? ईडी क्या निष्पक्ष हो सकती है? आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन जो हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री थे झारखंड के, मुख्यमंत्री होते हुए उनको जेल की सलाखों के अंदर बंद कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फिर जजमेंट में ये कहा, अपने जजमेंट में ये कहा कि हेमंत सोरेन जो हैं वो निर्दोष हैं। तो ये क्या है? ईडी ने जो उनको गिरफ्तार किया, ये लोकतंत्र और हमारा जो फेडरल सिस्टम है उस पर प्रहार है। हमारा जो यूनियन ऑफ इंडिया है, जो हमारा तमाम स्टेट मिलके और भारतवर्ष, इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से ये लोग
जो हमारे चुने हुए लोग हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। और अमित शाह जी ने तो यहां तक कह दिया, अंबेडकर अंबेडकर आप करते रहते हो। अगर भगवान का नाम लिया होता, अगर आपने भगवान का नाम लिया होता तो अब तक आपको जो है न्यूनतम मूल्य मिल जाता, आपको किसानों को बोला एमएसपी मिल जाती आपको। तो ये अपमान किसका है कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, जिन्होंने संविधान की निर्माण किया। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा हरिद्वार के अंदर स्टैंपेड हुआ, 3 जगह स्टैंपेड हुआ, अब तक जो है सही आंकड़े पेश नहीं किए आज तक। ये बोलते हैं 30 मरे, लेकिन उस स्टैंपेड में कोई 100 बोलता है, कोई 300 बोलता है, 400 बोलता है, उसके आज तक सही आंकड़े नहीं आ रहे सामने। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, कईयों की तो लाशें जो है इन्होंने गंगा में बहा दी, कईयों को जो है दबा दिया। आज भी जो उनके परिवार हैं मारे मारे फिर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनको चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, सही मामला आगे सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी सरकारी कंपनियां हैं, जैसे आपकी बहल है, ओएनजीसी है, आपकी जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, सीपोर्ट जो है, और बैंक हैं, इन सब का निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। 50% जो अभी तक मिल रहा है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मिलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निजीकरण जो है वो एक तरीके के आरक्षण के ऊपर सीधा प्रहार है। एससी, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनको जो उनके अधिकार मिलने चाहिए, निजीकरण उसके ऊपर एक प्रहार है। रेलवे स्टेशन उसका जो है निजीकरण कर रहे हैं। देश की जितनी भी संपदाएं हैं, चाहे कोल माइन्स हो, कोल माइन हो, चाहे आपकी स्टील की माइन्स हो, चाहे पेट्रोलियम की माइन हो, गैस की माइन हो, ये ना किसी एसटी के पास है, ना एससी के पास है, ना ओबीसी के पास। ये मात्र जो देश में 10% लोग हैं, जो 15% लोग हैं, उनके हवाले कर रखा है, उसका भी निजीकरण कर रखा है। जितनी भी हमारी संपदाएं हैं उस पे कुछ चंद लोगों का कब्जा हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, इसका इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, गोवा में सरकार गिराई, हिमाचल में सरकार नहीं गिर पाई इनसे, राजस्थान में सरकार नहीं गिर पाई इनसे। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोकतंत्र की अगर हत्या करने में अगर कोई सबसे बड़ा हाथ है तो मोदी सरकार का। इनको कोई भी जो है लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। अभी इनकी पार्टी में चाहे जो भी चला जाता है, चाहे नारायण राणे हो, चाहे आपका अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, अशोक चौहान हो, हेमंत बिस्वा जो असम का मुख्यमंत्री है, उसमें बहुत आरोप थे, लेकिन सब गंगा नाली है। जो बीजेपी में जाता है, डुबकी लगाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब राहुल गांधी जी लाल किताब दिखाते हैं संविधान की, तो कहते हैं कि ये तो अर्बन नक्सल है। हमारी जो संविधान की जो किताब है उसकी भी जो है, तो मामला इतना है कि आज हमने जो है ये देखना है
कि किस तरीके से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं और जो फिरका प्रस्त ताकतें हैं, किस तरीके से आज हमारे देश के समुदायों के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, इन सब पर कब्जा कर रही है और गरीब और अमीर में फासला बढ़ रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। केवल कुछ पूंजीपति जो हैं वो कब्जा कर रहे बैठे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 1% लोग हैं जिनके पास देश की 22% नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम, और 1% लोग हैं जिनके पास देश की 40% जो है दौलत है। 1% लोग, कौन लोग हैं वो? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन्होंने सब चीजों पर कब्जा कर लिया है। जो मोदी के दोस्त हैं, किसी SC, ST, OBC माइनॉरिटी को ना तो इरिगेशन का ठेका मिलता है। ठेका मिलता है क्या इरिगेशन का? किसी को एयरपोर्ट बनाने का ठेका नहीं मिलता, किसी को माइन नहीं मिलती है, किसी को डैम बनाने का प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, किसी को जो है पावर प्लांट बनाने का ठेका नहीं मिलता है, किसी को जो है, यानी कि जितने भी जो खनिज हैं हमारे, उनके ऊपर मात्र कुछ चंद लोगों का कब्जा हो गया। आपके जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, डिफेंस के प्रोजेक्ट हैं, जो आपकी रक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट हैं, हथियारों की जो इंपोर्ट किए जाते हैं, वो चंद कुछ लोगों के हाथ में आके इकट्ठा हो गया। देश की 80% जो शिक्षा प्रणाली है उस पे प्राइवेट लोगों का कब्जा हो गया। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। हमारे हरियाणा में तो प्राइमरी एजुकेशन जो है 80% स्कूल बंद हो गए हैं, सब प्राइवेट स्कूल बन गए। त्रिपुरा का मुझे मालूम नहीं है, आप लोग बताएंगे कि त्रिपुरा में क्या हालात है, लेकिन 80% जो है, जो शिक्षा के जो केंद्र हैं, यूनिवर्सिटी हैं, आपके कॉलेजेस हैं, वो प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में आ गए। उसी तरीके से चाहे फसल बीमा योजना हो, वो भी पूंजीपतियों के पास है। अगर फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो देने वाले लोग हैं, वो पूंजीपतियों के पास है। देश के अंदर 661 हाईकोर्ट के जज हैं, 661, उनमें से SC हैं 21 केवल। आउट ऑफ 661 शेड्यूल्ड कास्ट के हैं 21, शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं 12 और OBC के हैं 78। SC, ST, OBC माइनॉरिटी मिलाकर देश की 85% जनसंख्या है और 661 में से केवल 100 के आसपास SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी, चाहे जुडिशरी हो आपकी, वाइस चांसलर हो आपके, प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, मीडिया के जितने भी बड़े बड़े आपके जी न्यूज है, आज तक है, ABP न्यूज है, ये सब मीडिया जो हाउसेस हैं उसमें आपको SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं मिलेंगे। तो आज जो है देश के ऊपर जो है जितने भी ये जो पूंजीपति हैं, इन लोगों का कब्जा हो गया है और इसलिए उसका एक ही इलाज है। इससे लड़ने के लिए एक ही इलाज है। अगर संविधान को बचाना है तो जातीय जनगणना कराना बहुत जरूरी है। जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस क्यों करवाना है? उससे एक तो राजनीतिक रूप से आपको डाटा मिल जाएगा कि राजनीतिक रूप से कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हों, चाहे बैकवर्ड हों, चाहे ट्राइबल हों। जातीय जनगणना जो है सिटी स्कैन है सोसाइटी का। इससे ये पता लग जाएगा कि कौन गरीब है
मोदी जी कहते हैं मेरे दो वर्ग हैं, एक गरीब और एक अमीर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि गरीब और अमीर की परिभाषा जातीय जनगणना से होगी। ये कहते हैं जातीय जनगणना आप इसलिए कहते हो कि आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। हमारे संविधान में जो आरक्षण है वो जातिगत है, इसलिए इसको कहते हैं जातीय जनगणना। 1931 में हुई थी ये, 1931 में हुआ था। उस टाइम 50% ओबीसी था। अभी जो है बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, वहां पर 50% से बढ़ के 63% आरक्षण हो गया। लेकिन उसको फिर भी शेड्यूल 9 में लेके नहीं आए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आपके जो त्रिपुरा के अंदर जो है, आपके यहां एसटी को भी आरक्षण मिल रहा है, एससी को भी मिल रहा है, ओबीसी को 1% आरक्षण नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा कि वो 48% में, आपके 48% में एसटी कितना है, 31 और एससी, हाँ, तो 48 हो गया। तो अगर जातीय जनगणना हो जाएगी, जो ओबीसी पॉपुलेशन है वो 40% है, त्रिपुरा के अंदर 34% है, लेकिन 1% भी आरक्षण नहीं मिल रहा। तो अगर जातीय जनगणना हो जाएगी, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो 50% की जो दीवार है, यानी कि इंदिरा साहनी जो एक जजमेंट आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट कर रखी है 50%, लेकिन ईडब्ल्यूएस को इन्होंने 10% आरक्षण दे दिया। तो 50% की दीवार तो तोड़ ही दी, 60% तो वैसे ही हो गया। तो राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम इस 50% की लिमिट को तोड़ देंगे, और त्रिपुरा के अंदर भी हम जो यहां के लोग हैं उनको आरक्षण का प्रावधान करेंगे। आपके कई और स्टेट्स भी हैं, पंजाब है आपका जम्मू कश्मीर है, वहां पर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा, 27% आरक्षण दे रहे हैं, जबकि हमारी आबादी जो है मोर देन 50% है। तो जिसकी जितनी जनसंख्या उतना उसका अधिकार। तो जब तक इसको शेड्यूल 9 में लेके नहीं आएंगे, तब तक हमारा जो है हमें न्याय नहीं मिलेगा। त्रिपुरा में भी आरक्षण तभी 48% से आगे बढ़ेगा जब यहां पर इसको शेड्यूल 9 में डालेंगे। उसके अलावा जो है कास्ट सेंसस भी है। दूसरा इन्होंने लिख रखा है नॉट फिट फॉर सिलेक्शन, NFS। एक ये बहुत बढ़िया एक इन्होंने कर रखा है, जैसे ओबीसी के लोग हैं उनको अगर आरक्षण मिलना, या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो उसमें लिख देंगे कि ही इज नॉट फिट फॉर सिलेक्शन, उसमें NFS लिख देंगे और जनरल कैटेगरी के आदमी को सिलेक्शन कर देंगे। पोस्ट 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, ज्यादा पोस्ट निकालेंगे नहीं, और अगर निकलती भी है तो लिख देते हैं नॉट फिट फॉर सिलेक्शन। ओबीसी के जो बच्चे हैं त्रिपुरा में, उनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है आपके यहां त्रिपुरा में। जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर तो हमारे यहां है ही नहीं त्रिपुरा में ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण ही नहीं है।